दोस्तों मौर्य काल के बाद का जो पीरियड होता है उसको हम लोग पोस्ट मौर्यन पीरियड अर्थात मौर्य उत्तर काल कहते हैं। आज का हमारा ये वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लें। दोस्तों ज्ञान प्लेनेट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में अर्थात 185 ईसा से पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की धोखे से हत्या कर दी और साथ ही साथ शुंग डायनेस्टी का स्थापना भी कर दिया। और इसी के साथ साथ भारत में जो मौर्योत्तर काल था उसका प्रारंभ भी हुआ। मौर्योत्तर काल को हम दो बड़े भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो वो शासक जो हमारे देश के ही थे और एक वो शासक जो विदेशों से यहाँ पर आए, लेकिन ये सारे शासक मौर्य काल के बाद के ही हैं। तो सबसे पहले देशी शासकों में शुंग डायनेस्टी 185 बीसी से 73 बीसी तक। शुंग डायनेस्टी वही पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित की जिसने मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ की धोखे से हत्या कर दी थी। तो उसने शुंग वंश की स्थापना की जो कि 185 बीसी में की थी और इस पूरे शुंग डायनेस्टी का जो शासनकाल था, जो टाइम पीरियड था, वो 73 बीसी तक चला। इसके बाद कण्व वंश, ये कण्व वंश 75 बीसी से स्टार्ट होता है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर 73 बीसी में इसका एंड हो गया, तो इसके जस्ट बाद कण्व वंश 75 बीसी तक चला, बीसी से स्टार्ट हुआ। तो इन 2 सालों के बीच में क्या हुआ होगा? दोस्तों इन 2 सालों में राज्यों में अव्यवस्थाएं फैलती रहीं। कुछ दूसरे राजा भी थे दूसरे वंशों के, उनका भी कुछ शासनकाल चल रहा था। लेकिन पूर्ण रूप से जब कर्ण वंश की हम उत्पत्ति जानते हैं तो इंडिया में 75 बीसी से स्टार्ट होती है और टाइम पीरियड में आगे बढ़ते बढ़ते इस टाइमलाइन में 30 बीसी तक, अर्थात अब देखिए 30 बीसी लगभग बढ़ता हुआ 0 to 1 के टाइम रेफरेंस पॉइंट तक आ रहा है। ठीक है, तो ये 30 बीसी तक चला। बहुत बड़ा काल नहीं था, बहुत बड़ा वंश नहीं था, लेकिन जितना भी शासन किया उसने पूरी तरह से भारत को परिपूर्ण रखा और कई राज्यों को अपने में मिलाया। इस कर्ण वंश के साथ ही जब इसका अंत हो गया उसके बाद सातवाहन वंश की, इस सातवाहन वंश को हम लोग आंध्र सातवाहन वंश भी बोलते हैं। इसकी जो स्थापना थी वो 30 बीसी से स्टार्ट होकर इसका अंत हुआ 250 एडी तक। दोस्तों ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि जब आपने टाइम फ्रेम का हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इस आई बटन पर जाकर क्लिक कर ले। तो जो 0 to 1 वाला हमारा टाइम फ्रेम होता है उससे पहले का जो बीसी है और उसके आगे का एडी, तो 30 बीसी से स्टार्ट होता है, अर्थात लगभग इस साइड में स्टार्ट हुआ जो कि बिफोर क्राइस्ट था 30, क्राइस्ट के जन्म से भी 30 साल पहले, और ये कहाँ तक चला? 250 एडी तक। क्राइस्ट के जन्म के 250 एडी के बाद तक चला। तो लगभग पूरे 300 सालों तक इसका शासन रहा। और अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत में जितने भी वंश और शासन रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा शासन इस सातवाहन वंश ने किया है। तो बहुत अच्छा जीएस का क्वेश्चन बन सकता है, प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला कौन वंश था? आप बताएंगे आंध्र सातवाहन वंश, अर्थात सातवाहन वंश, जिसने लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया भारत में। कौन सा भारत? प्राचीन भारत में। इस वंश के खत्म होने के बाद चेदी अर्थात महामेघवाहन वंश की स्थापना हुई, शुरुआत हुई, जो कि 250 एडी से 300 एडी तक, अर्थात इसके बाद 50 सालों तक इसका शासनकाल रहा। तो देशी शासकों में 4 हमारे वंश आए। इन 4 वंशों का काल 185 बीसी से शुरुआत हुई और इनका अंत 300 एडी तक हो गया। तो ये हमारी देशी शासकों का टाइम फ्रेम हो गया। इस टाइम फ्रेम के अंदर ही ये बहुत सारे वंश और शासक आए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि देशी शासकों के बाद विदेशी शासक आए।
जब देशी शासन यहाँ पर चल रहा था, साथ ही साथ वहाँ पर विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। कुछ विदेशी अपने देश में आक्रमण करके फिर भारत में प्रवेश करते थे और यहाँ के राजाओं को परास्त करके अब उनका जो राज्य था अपने राज्य में मिलाते थे। और इसी का उदाहरण है जब यहाँ पर देशी शासन शुरू हो रहा था 185 BC में, उसके जस्ट बाद यहीं पर विदेशी शासकों का भी आगमन हो गया था, जिसमें सबसे पहला आगमन था इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन का। 185 BC बहुत पीछे होगा, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे 2 साल, 183 BC में इंडो ग्रीक हिंद यवन यहाँ पर प्रवेश कर गए थे और इन्होंने 125 BC तक अपने राज्य को संभाले रखा और यहाँ पर शासन किया। इसी के साथ साथ 185 BC के जस्ट बाद शक, या इनको ग्रीक लैंग्वेज में साइथियन भी बोलते हैं, तो इनको जो शक शासन था, जो शक वंश था, शक डायनेस्टी, वो 125 BC से स्टार्ट होकर 300 AD तक, अर्थात ये BC और ये आगे 300 सालों तक। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आपके आ रहा होगा कि आपने सातवाहन वंश को 300 सालों तक का शासनकाल बताया है, लेकिन यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा 300 AD तो ये अकेला हो गया, उससे भी 125 साल पीछे। मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत का सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश कौन था, वो था सातवाहन वंश। ध्यान रखिएगा, ये विदेशी शासन है, शक या साइथियंस का शासन है। ठीक है, तो ये विदेश से आकर इन्होंने भारत में शासन किया। इनका 125 BC में विदेश में स्टार्ट हुआ था, भारत में ये लगभग 55 के आसपास आए थे और ये काफ़ी पहले AD में ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि यहाँ से भगा दिए गए। फिर वहाँ जाकर इनका पूरा शासनकाल जो था 300 AD में अपने देश में भी इनका शासनकाल खत्म हो गया। तो ये मैंने इनका पूरा शासनकाल बताया है। इनके साथ ही साथ पार्थियन, जो कि 171 BC में ही कहीं पर स्टार्ट हो चुके होंगे, ये ईरानी लोग हुआ करते थे, तो ये इन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया था ईरान में, और उसके बाद भारत में आते आते इन्होंने 15 AD तक शासन किया था। ये टाइम फ्रेम है, ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि इस जगह से पार्थियन और इंडो ग्रीक से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको इस पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस बनकर आते हैं आपके शुंग डायनेस्टी से, आपके सातवाहन से, कण्व से और शक अर्थात साइथियन से, और सबसे महत्वपूर्ण कुषाण। मैं इसको ट्रिपल टिक कर रहा हूँ। तो पार्थियन 171 BC से 15 AD तक, और कुषाण वंश जब पार्थियन का अंत हो गया उसके बाद कुषाण वंश की यहाँ पर उत्पत्ति हुई, और 15 AD से 375 AD तक। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो कनिष्क था, जिसको हम लोग अशोका सेकंड भी कहते हैं, दूसरा द्वितीय अशोक कहते हैं, वो भी इसी के शासनकाल में इसी वंश का राजा था और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महान राजा था। उसने भारत में बहुत काम किए, बहुत ही ज़्यादा काम किए, और ये कुषाण वंश का ही शासक था। क्वेश्चन में आता है कनिष्क को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, आप बताएंगे अशोक द्वितीय। और कनिष्क किस वंश का शासक था, और ये था कुषाण वंश का शासक। दोस्तों, इन सभी वंश से रिलेटेड मैं वीडियो सेपरेटली लेकर आने वाला हूं, लेकिन ये जो हमारा मौर्योत्तर काल का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जो प्रस्तावना थी, आपको अच्छी लगी हो आप इसको लाइक करें और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और आशा है ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करने वाला है, क्योंकि जब हम इन वंश को पढ़ते हैं उससे पहले हमें वंश के टाइम फ्रेम्स को पता लगाना होता है, हिस्ट्री को समझना होता है। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन है, किसी भी इंट्रोडक्शन को जब आप समझ लेते हैं तो उसकी आगे की राह आसान हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।